जय हिंद बच्चों, आप लोग के बीच पुनः मैं अमरजीत सर उपस्थित हूं। क्या कहें, आप लोग की परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए मेरे को रातों को तो नींद नहीं आती है और दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है ऐसे तैसे में, लेकिन रात भी नींद नहीं आती है कि हमारे बच्चे मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैट्रिक एग्जाम से हर बच्चे को डर होता है, मेरे को भी डर हुआ था। आपको क्या हुआ, नया कुछ भी नहीं है, मेरे को भी डर हुआ था। लेकिन मैं आपको डर को दूर करने के लिए ये कोशिश कर रहा हूं कि आपकी डर इस मैट्रिक एग्जाम में दूर हो जाए। और ये जो मैं अभी आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, मैट्रिक एग्जाम से संबंधित है और मैट्रिक एग्जाम में आने की 98% हमारी विश्वास होती है। आप लोग जो भी बच्चे पहले से मेरी क्लास किए होंगे, जहां पे मैं पढ़ाता हूं, वो तो ईश्वर के हाथों में है। और मैं यही चाहता हूं कि मैं कर्म पे विश्वास करता हूं। जो बच्चे कर्म करते हैं, ईमानदारी के साथ अपने गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उसको इस धरती पर किसी के पावर नहीं है कि उसको हिला सकता है। जैसे जो पेड़ चारों तरफ से पेड़ों के बीच में होता है, उसको आंधियां नहीं झुका पाती हैं। इसी तरह से जो माता पिता गुरु के और अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेकर रहता है और उसकी बातों को मानता है, उसको कभी भी सृष्टि पर किसी भी प्रकार के समस्याएं भी आती हैं तो चंद मिनट में समस्याएं उसको खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इतने लोगों का साथ रहता है। तो मैं आप लोगों को मैट्रिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें टॉपिक तो बहुत सारा है। मैं क्या बात करूं, आपको क्षेत्रमिति टॉपिक है, त्रिकोणमिति टॉपिक है, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी टॉपिक है, इसके बाद में द्विघात समीकरण है टॉपिक, इसके बाद बहुपद से टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं से टॉपिक है, क्षेत्रमिति तो बताए, सांख्यिकी से टॉपिक है, प्रायिकता से संबंधित टॉपिक है, इसके बाद रचना से संबंधित टॉपिक है, इसके बाद में बहुत सारे टॉपिक है। मैं उस टॉपिक को क्या मैं बात करूं, जब मैं बुक देखता हूं तो मेरे को पता चलता है कि कितनी चीज बच्चे को सिखाना है और आज हमारे समाज में बच्चे लोग सीख नहीं पाते हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग इस चीज को अमल कीजिए। मैं एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक आप लोग को प्रतिदिन बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से ध्यान रखिएगा। इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, तो अगर यही आएगा तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ये कि उस टॉपिक को मैं आपके सामने पेश करूं और इसको बारीकी से आप नजर से गड़ा कर देखना होगा, ताकि इसमें कहीं भी त्रुटि आपको अगर दिखेगी तो आप निसंकोच मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं बताने के लिए तैयार हूं और आपकी प्रयास, आपकी मेहनत और मेरा प्रयास और मेरा कर्म आपके साथ जरूर रहेगा। इसी के साथ मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन को देखिए जो मैट्रिक के एग्जाम में मैथ से आने वाली क्वेश्चन होती है। मैं आपको टफ टफ क्वेश्चन को बता रहा हूं, इसमें निसंदेह रखिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बोर्ड ने उस चैप्टर से क्वेश्चन उठा दिया तो ये मेरी गारंटी है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाने वाला सेम क्वेश्चन इसी टाइप की होगी, अन्यथा दूसरी चैप्टर से हो सकती है। जिसमें मैं पहला टॉपिक पे बात कर रहा हूं आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और इसको बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक समीकरण दी हुई है, एक समीकरण सॉरी, इस समीकरण छोड़िए, एक बहुपद दी गई है, इसका शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करना है। आपको पास एक टॉपिक यह रहेगा कि बहुपद दिया रहता है और उसका शून्यक ज्ञात करते हैं। तो बहुपद वास्तविक आप पढ़े होंगे तो बहुपद के बारे में जानकारी होगा। बहुपद होता क्या है, बहुपद बहुत पदों से मिलकर बनता है। संधि विच्छेद में आते हैं तो बहु प्लस पद होता है। बहुत में बहुत तरह की बातें आती हैं, मैं उतना जिक्र आपको यहाँ पे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पकड़ना है कि बहुपद दिया रहता है। बहुपद की पहचान आपको बताया गया है कि जैसे किसी भी चर, जैसे एक समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बहुपद है। ये भी आपके पास में बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी आपके पास में बहुपद है।
आपकी बहुपद की पढ़ाई में हुई, क्लास में होगी, ये बहुपद है। लेकिन ये तीनों बहुपद हैं। बहुपद की पहचान मैं बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी में, कि किसी भी चर के घात, किसी भी चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि x के पावर -3 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा कहीं पर पूरा पद में। x का पावर -3 के मतलब होगी कि -3, -2, -1, माने माइनस में इसका पावर नहीं होनी चाहिए। एक वो चीज है, आपका बहुपद नहीं है। दूसरा चीज है कि एक और होता है कि x के पावर बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको दिया गया है बटा में 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, इस रूप में नहीं होना चाहिए चर के पावर। यदि चर के पावर इस रूप में नहीं है तो वह बहुपद, अगर इस रूप में है तो बहुपद नहीं है। ये आपको मैं छोटा सा परिभाषा बहुपद की दिया, और बहुपद का सटीक यही जवाब है कि किसी भी चर के पावर, चर किसको कहते हैं आपको क्लास में दी गई है। चर के मतलब होता है कि जो अज्ञात संख्या है, अज्ञात के मतलब अज्ञात मान, यहाँ पे नहीं मालूम, यहाँ पे नहीं मालूम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वही अज्ञात है, उसी को हम चर बोलते हैं। उसका पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और नहीं भिन्न में होना चाहिए। बाकी जो भी होगा वो बहुपद में ही आती है। ये आपको मैं थोड़ी सी बहुपद की जानकारी दिया। मैं आपको क्लास के अंदर में बहुपद पढ़ाऊंगा उस समय अलग ढंग से, लेकिन इस जगह कंसेप्ट पाइए कि शून्य निकालने को एक क्वेश्चन देता है बहुपद से, वो कैसे होगा उस चीज को समझिए। तो ये बहुपद है, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ना भिन्न में होनी चाहिए, वही पद बहुपद होगा। तो देखिए इस सब में क्या है, सब में पावर प्लस है। इसका 2 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका भी 1 है। अब पढ़े होंगे कि जिसका पावर कुछ भी नहीं है उसका पावर 1 होता है। तो मैं अब आपको शून्य की बात करता हूं कि शून्य कैसे निकालेंगे किसी बहुपद। एग्जाम्पल में देता हूं, उसको आप समझिए। शून्य से क्वेश्चन एक को आपको पूछेगा, तो आपको इस तरह से पूछेगा। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे, मान लीजिए कि आपको दिया 2x² + 4x - 8। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो बात हम कर रहे हैं इसमें इतनी जानकारियां हैं बच्चे कि मैं आपको इस जगह बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूं कि आपको मैं उस चीज को बता दूं। तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, बहुपद, सॉरी, ये द्विघात बहुपद है। कैसे द्विघात बहुपद कह देंगे, कैसे त्रिघात बहुपद कह देंगे, कैसे रैखिक बहुपद कह देंगे, कैसे शून्य बहुपद कहेंगे, चर वाले अचर वाले, उसका सबका परिभाषा अलग अलग है। इसलिए इस जगह एक शब्द में समझिए कि इस पूरे चर में और अचर में मिलाने के बाद जिसका चर के पावर सबसे ज्यादा होती है वही बहुपद का नामकरण होता है। जैसे यहाँ पे ये चर है आपको, ये भी चर है आपको, तो आप सबसे पहले देखिए इस दोनों चर में किसका पावर सबसे अधिक है। पावर के मतलब उसके घात के ऊपर जो अंक है वो किसका ज्यादा है। तो इसका देख रहे हैं कि 2 तो दिख रहा है, इसका 2 दिख रहा है, लेकिन इसका दिख नहीं रहा है। तो मैं अभी आपको पहले बताया कि आप ये बाबू छोटे क्लासों की चीज है, मैं समझा देता हूं कि इसका पावर कुछ नहीं है, तो इसका पावर 1 है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें चर का पावर क्या है, इसमें चर का पावर 2 है, इसमें चर के पावर 1 है। तो अब इस दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये चर का पावर 2 है, तो इसलिए इसका नामकरण हो गया द्विघात बहुपद। ये मैं बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, बहुपद कई तरह के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो बहुपद कैसे कहेंगे, बहुपद तो बोलेंगे लेकिन बहुपद में नाम कैसे धरेंगे, वो चर के पावर से ही स्थिति पता चलता है कि चर कितना है तो बहुपद क्या होगा। तो मैं समझ गया हूंगा कि आप लोग बहुपद कैसे, मैंने इसको द्विघात बहुपद बोला, तो इसका पावर चर का सबसे ज्यादा 2 है। जितना रहेगा पावर 2 रहेगा तो 2 द्विघात कहेंगे, 3 रहेगा तो त्रिघात कहेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो रैखिक बोलेंगे, रैखिक बोलते हैं, या एक घाती भी बोलते हैं उसको, रैखिक को। मैं आपको क्लास के अंदर में दूंगा क्योंकि यहाँ पे टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो ये आपका बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, तो द्विघात, क्योंकि जिसमें चर का पावर सबसे ज्यादा होता है उसी का नामकरण, x का पावर 2 है इसलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा।
अब इसका मैं आपको जिस टॉपिक में बात किया, शून्यक ज्ञात करना, शून्यक होता क्या है पहले ये समझिए। ये तो आपको मैं बहुपद बताया, अब इसमें शून्यक के बारे में बात कीजिए कि शून्यक किसको कहते हैं। तो बाबू इसका शून्यक के मतलब इसके बराबर में शून्य लगा दीजिए, और शून्य लगाने के बाद x का मान कैसे निकाल पाओगे बराबर 0 के बाद, वही आपका शून्यक होगा। और वह मान इसमें रखने के बाद ये पूरा पद 0 के बराबर हो जाएगा। शून्य के बराबर जो मान निकलता है वो एक तरह से शून्य कहलाएगा। लेकिन शून्य निकालने की तरीका बहुत है, बहुत तरह से शून्य निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के शून्य की हम बात करेंगे निकालने के। एक आपको शून्य निकालने की बात करेंगे गुणनखंड विधि से, और एक निकालने की बात करेंगे द्विघाती समीकरण, मतलब द्विघाती सूत्र से। तो दोनों में हम आपको ये निकालने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र से शून्य निकाल लो। इसको देखिए, जैसे आपको दे रहा हूं कि यहाँ a बराबर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, आपको पढ़ाया गया होगा पीछे क्लास में कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कहलाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ a का वैल्यू आप समझ गए होंगे कि x² है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, 2 है। अब यहाँ पे bx है, तो bx यहाँ पे दिख रहा है, x इसमें भी है, तो इसका मतलब b का मान क्या है, 4 है। c के मान जो है प्लस में है, लेकिन c यहाँ पे स्थान पे 8 है, तो यहाँ पे c का मान हो जाएगा -8। ये हमारे पास में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से a और b और c लिया। सबसे पहले अब हमारा काम होगा कि हम सबसे पहले इसका निकालने का प्रयास करेंगे। डी इस श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं। श्रीधराचार्य एक विद्वान थे, वो मैथमेटिक्स में एक चीज दिए थे, इसीलिए उनके नाम को जागृत करने के लिए डी से सूचित किया गया। उसकी पूरी कहानी अलग ढंग से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे डी बराबर आप समझे होंगे b² - 4ac। b के मान आपके पास में आप दिख रहे हैं क्या है, 4² - 4 गुने a का मान आपके पास 2 है, c का मान -8 है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16 आप करिए, प्लस कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 8 है 64 आपका हो जाएगा। 64 और 16 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा, 6 7 80 हो गया। अब यहाँ पे आपको जब भी शून्य, सॉरी हमने कहा चले गए, आपको शून्य ज्ञात करना है ना, शून्य ज्ञात करना है, तो इसका ये तो आपको इसको शून्य हटा दीजिए। इसी क्वेश्चन में ये दूसरा चीज ज्ञात कर दी हमने, शून्य नहीं इस तरह से निकाल पाएंगे। शून्य निकालने के लिए इसको तरीका दूसरा है। ये जो पद निकाले हैं वही प्रोसेस सेम रहने दीजिए, केवल यहाँ पे हम बता देते हैं, इसको बदल दीजिए। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसका विवेचक कर दीजिए, विवेचक, बस कोई दिक्कत नहीं, आप विवेचक के रूप में आ जाइए। शून्य बताऊंगा इसके बाद। तो देखिए ये पूछता है आपका कि एक बहुपद दी गई है, इसका विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक यही होता है, जो डी के मान निकालते हैं वही विवेचक का मान कहलाता है। तो यहाँ पे विवेचक का मान कितना आया, 80, यही आपका विवेचक कहलाएगा। तो इसके लिए लिख देंगे कि या तो क्या, बहुपद का विवेचक, बहुपद का विवेचक बराबर 80। अब इस जगह 2-3 बात और पूछता है कि विवेचक के जो मान आया है वो किस रूप में, उसकी प्रकृति बताइए। तो विवेचक की प्रकृति 3 तरह के होती हैं, 3 तरह के वो चलती हैं। वो सारा चीज डी के मान से खुलता है, डी के मान के ऊपर निर्भर करता है विवेचक की प्रकृति। जैसे आपको मैं बता देता हूं, ये तो आप समझ गए, उस समय आप लोग के यहाँ पे शून्य लिखा गया था और मैंने ये इस दिशा की ओर चला गया, तो मैंने इसको बदल दिया, विवेचक कर दिया। तो विवेचक भी पूछता है आपसे, विवेचक में मान भी पूछता है और विवेचक की प्रकृति भी पूछता है, ठीक है। तो प्रकृति के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं कि प्रकृति कैसे निकालेंगे। तो वो आप देखिए, प्रकृति डी के मान से निर्भर करता है। डी का मान यहाँ पर 80 आया है, तो देखिए डी के मान पे ध्यान दीजिए। विवेचक की प्रकृति इसी जगह से निर्धारित होगी, डी बराबर 0 हो, डी 0 से बड़ा हो, डी से बड़ा 0 हो। 3 स्थिति है,
तीन स्थिति अगर जानते हैं तो विवेचक की प्रकृति आप बता देंगे। विवेचक की प्रकृति, ये तीनों इसी डी के मतलब ये संबंध जो जीरो से लगा है डी में, इसी को देखकर विवेचक की प्रकृति आप बताएंगे। तो जब डी के मान जीरो आएगा, मतलब यहां कहने का मतलब है कि डी बराबर यहां पर 80 जो लिखा गया है इस जगह शून्य आता, तो इसका मान होता है समान। प्रकृति जो होती है मूल समान लिखा जाता है, इसको मूल समान। मूल समान के मतलब होता है कि जो यहां मान निकलेगा वो दोनों एक ही जैसा निकलेगा, वही मतलब होता है डी बराबर जीरो का मतलब। यदि डी के मान बराबर आता है तो मूल समान आएगा। दूसरी चीज तो ये प्रकृति कहलाएगी। दूसरा चीज कहता है कि जीरो से बड़ा डी, तो यहां देखिए ये जीरो से बड़ा है 80 है, और ये जीरो से बड़ा हो गया डी के मान। यहां डी के मान का मतलब 80 पे समझिए, ये 80 है, जीरो से बड़ा है, तो जब जीरो से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, मूल असमान होगा। असमान और वास्तविक इसको लिखते हैं, ठीक है, मूल वास्तविक और असमान। इसका मतलब क्या होता है कि मूल निकलेगा इसका, लेकिन असमान निकलेगा। असमान के मतलब कभी भी आपको पीछे क्लास की चीज है कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं, तो दो शून्यक होते हैं तो इसका जो मूल निकालेंगे, इस विवेचक से संबंधित हम आगे बढ़ा दिए हैं कि प्रकृति में क्या होता है। तो असमान के मतलब इसका द्विघात समीकरण के दो शून्यक निकलेगा तो दोनों अलग अलग निकलेगा, इस मत का मतलब हो गया। और इसका मतलब कि समान आएगा। इसके बाद वाला मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद कहता है कि डी से बड़ा जीरो। अब यहां पे देख रहे कि जीरो को बड़ा कह रहा है, तो इसका मतलब कि डी का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे -8 और जीरो में कौन बड़ा है, तो आप समझ गए होंगे कि जीरो से बड़ा हो गया, जीरो बड़ा है। तो इस अवस्था में कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। या इसको कह सकते हैं कि आभासी या काल्पनिक मूल, इसको और शब्द बोलते हैं आभासी या काल्पनिक मूल। तो ये बाबू मैं डी से संबंधित विवेचक तो आपको बता दिया, और विवेचक डी के मान से विवेचक की प्रकृति की मैं चर्चा कर दी, क्योंकि यहां विवेचक शब्द बताया हूं तो विवेचक की प्रकृति यहां बता दिया हूं। इस शब्द पे इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है मैट्रिक में, विवेचक भी मांग करेगा, विवेचक की प्रकृति भी मांग करेगा। तो आप ये तीनों टॉपिक याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपके मैट्रिक के अंदर में जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित आएगी तो एक प्रकृति से आ सकती है, नहीं तो एक आपको आएगा ये प्रकृति का मान आपको पूछ देगा, मतलब डी के मान निकालने के पूछेगा, और नहीं तो आपकी प्रकृति पूछेगा। तो प्रकृति में ये आपको बताना होगा कि डी के मान जब जीरो आएगा, यहां देख लेना होगा कि डी का मान जीरो है तो मूल समान कहेंगे, वास्तविक बोलते हैं मूल समान और वास्तविक, और जीरो से बड़ा डी आएगा तो मूल वास्तविक और असमान, और जीरो डी से बड़ा जीरो हो जाएगा तो कोई मूल नहीं। तो ये आपका विवेचक और विवेचक की प्रकृति में बताया द्विघात बहुपद से। अब मैं इसको आगे ले चलता हूं, आपको जो बताना हमको है शून्यक निकालना। इसके पहले जो मैं लिखा था तो आपको मैं शून्यक भी बता देता हूं, शून्यक को भी समझ लीजिए कि शून्यक कैसे निकालेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के या रैखिक समीकरण के। क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत है, इतना क्वेश्चन का जिक्र करें हम, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैं बताऊं जो आपके लिए कारगर हो। चलिए ना छोड़िए, मैं दे रहा हूं आपको शून्यक निकालने के लिए देता है, मैं दे रहा हूं अपने मन से, आप उसको देखिए। एक शून्यक निकालने का देगा बहुपद
दिए हुए बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, एक इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपसे देता है, बहुपद दिया रहता है और उसका शून्य ज्ञात करना है, जो इसके पहले मैं वीडियो में लिखा था लेकिन फिर उसको मिस्टेक हो गया तो मैंने उसको बदल के विवेचक रूप में बता दिया। तो शून्य देना है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पर समझिए, कभी भी आपसे पूछेगा तो शून्य के पूछेगा, एक विवेचक का मान पूछेगा, विवेचक की प्रकृति पूछेगा। तो विवेचक की प्रकृति निकालने और विवेचक का मान निकालने में बता दिया हूं, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद शून्य निकालने बता रहा हूं। तो देखिए बाबू, इसको शून्य निकालने के लिए विधियां हमारे पास दो है, दो तरह से हम निकालते हैं आपके बुक के तहत। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसको देखिए, ये कौन सी विधि हो सकती है, इस पे आप समझिए। ये तो पहले बहुपद है, सबसे पहला काम बहुपद है। तो बहुपद में कैसा बहुपद है, तो मैं पहले इसके वीडियो में डाला, अभी बताया इसके पहले कि जिसमें चर का अधिकतम घात जितना होता है उतना बहुपद को कहा जाता है। तो चर में इसमें देख रहे हैं कि सबसे अधिक पद जो है 2x के पावर लगा है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। सिंपल सा बात आपको बता दिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों कहें, इसको भी मैं बताता हूं। जिसका घात सबसे ज्यादा हो वही नाम करेंगे। तो x के पावर 2 है तो इसलिए द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, घात देखते हैं, द्वि माने 2, घात माने पावर, द्वि माने 2, घात माने पावर, इसका पावर 2 है इसलिए द्विघात है। अब बहुपद तो पूरा पद है, घात के आधार पर बताते हैं, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ। लेकिन अब हमको निकालना है शून्यक, पहला चीज। तो शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर भी कर सकते हैं या शून्य बाद में भी लगा सकते हैं। तो जब भी हमको द्विघात बहुपद का शून्य निकालना होगा तो हमने एक सिंपल तरीका है, ये गुणनखंड विधि से मैं आपको बता रहा हूं, बताऊंगा भी कि गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं। ये बराबर मैंने शून्य लगा दिया। अब इसका मान जो है निकाल दीजिए, आपको दिखाई देता होगा कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये एक फैक्टर के मान पर बैठी है, एक गुणनखंड के मान पर बैठा है, एक सूत्र के मान पर बैठा हुआ। तो जैसे आपको सूत्र के तहत तोड़ते हैं तो x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप देख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, x एक बार माइनस में लगाइए और एक बार प्लस में लगाइए बराबर 0। आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही यहाँ पे सर्वसमीका काम के, इसको हम सर्वसमीका भी बोलते हैं। समझने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वो एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, इतनी पढ़ाई है कि पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। यही सर्वसमीका पे ये बैठा दिए। तो इस रूप में है तो मैं इस रूप में लिख दिया, जो इस रूप में है यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस, तो पूरा को मैं इस रूप में लिख सकता हूं इसको, तो मैं इसको भी इस रूप में लिख सकता हूं। ये हुआ ये गुणनखंड विधि, एक तरह से गुणनखंड विधि कहिए या एक तरह से इसको